ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। आज दोबारा से हम जो है कुछ प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक आर्टिकल किया था, उस आर्टिकल से थोड़ा सा चेंज पार्ट जो है हमारा रह गया था। ठीक है, पहले तो उसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस करना है। ठीक है तो इम्पोर्टेंट वो भी जो हमारा पार्ट उसमें रह गया था, तो रिकॉल करते हैं कि क्या चीज़ हमने डिस्कस करी थी और क्या उसमें रह गया था। उसको दोनों को आपस में कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे यही चीज़ें यूज़ होने वाली हैं सारे के सारे आर्टिकल्स के अंदर। ठीक है, एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, दैट वाज टॉसिंग ऑफ एन कॉइल एंड कॉइन्स। ठीक है, दैट वाज द आर्टिकल कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कॉइन्स हैं और उसको हम टॉस कर रहे हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी हमारे पास। फर्स्ट को टॉस करा, H1T1, H2T2 और HNTN है। ठीक है, लेकिन अगर वो सारे के सारे एक जैसे हैं तो हेड और टेल सब में एक ही रहेगा, तो इसको हम H + T की पावर n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये सारी की चीज़ें जब हमने कंबाइन की तो हमने टॉसिंग ऑफ n कॉइन्स के लिए एक फॉर्मूला बना दिया था, और वो फॉर्मूला हमारा, ठीक है, लास्ट रिजल्ट के लिए ये आया था। जब हम n नंबर ऑफ कॉइन्स को टॉस करते हैं तो दैट वाज द रिजल्ट NCR अपॉन में 2 की पावर n। और NCR को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल और 1/2n एज इट इज़। ठीक है, तो इसी के अंदर एक पार्ट है कॉम्बिनेशन पोजेसिंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसको आज हमने डिस्कस करना है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा माइंड में रखना है और फिर इसी से आगे हम कंटिन्यू करना है। आर्टिकल इज योर combination possessing maximum probability। ठीक है, इस आर्टिकल पर बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इसको मैं बीच में दोबारा करवा रहा हूँ। ठीक है, आर्टिकल इज योर कॉम्बिनेशन पोजेसिंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है किसी भी आर्टिकल के लिए। ठीक है, जब हमने लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स को लिया, लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स n कॉइन टू बी टॉस्ड, जब हमने लार्ज नंबर ऑफ टाइम n नंबर ऑफ कॉइन को टॉस करा था, ठीक है, तो उसमें हेड और टेल कोई भी आ सकता है। तो हम मान लेते हैं कि हेड r बार आया और टेल जो है वो s टाइम आया है। हेड की प्रोबेबिलिटी ना, हेड के जो आउटकम्स हैं वो r हैं और टेल के आउटकम हमने s से रिप्रेजेंट कर दिए, HR और TS। ठीक है, और टोटल हमने इसको जब n नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, n कॉइन्स थे, उनको लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स को हमने टॉस करा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन हमने निकालनी है। कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कब होनी है, तो पहले ये फॉर्मूला लिखते हैं कि जब हम इनको टॉस करते हैं कॉइन को, तो इसके लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या रहती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन HR और TS, ठीक है, इज गिवन बाय, यहाँ पर HR है और T को n-r ले रखा है। n-r का मतलब जो R में से कम रह गए, और उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, S से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इसको हमने क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी R
ये इसको n माइनस आर आप लिख सकते हैं, s भी लिख सकते हैं इसको, या n माइनस आर भी लिख सकते हैं। और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, n सी आर डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, या इसको हमने क्या लिखा था, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r और n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर n। सिर्फ यही चीज़ हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दी है। ठीक है, हमने कॉइन को टॉस करा लार्ज नंबर ऑफ टाइम, n नंबर्स हैं उसमें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर चुके थे, वो ये थी, और उसको हमने ये लिखा। अब इसमें हमने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। एलिमेंट्री अलजेब्रा ये कहता है, अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्री अलजेब्रा, it is known that NCR is maximum। NCR मैक्सिमम होगा जब when R is equal to n/2 होगा। This is the condition that you have to be remember at all the times। यानी NCR ये वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, और ये वैल्यू मैक्सिमम अलजेब्रा के अकॉर्डिंग तब होगी जब हम r की वैल्यू कितनी ले लेंगे, n की हाफ ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी आप रिजल्ट लेकर के देख सकते हैं। जब आप NCR को निकालना चाहते हैं, जैसे 4C और r का मतलब इसका हाफ 2, तो जब आप इस 4C2 को निकालेंगे तो इस टाइम इसकी वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। आप 4C1 निकाल कर देख लो, आप 4C3 निकाल कर देख लो, यानी इससे ज़्यादा ले लो, तब भी इसकी वैल्यू और तब भी इसकी वैल्यू इससे कम रहेगी। कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट्री अलजेब्रा ये कहता है कि NCR मैक्सिमम तब होता है जब R की वैल्यू n से हाफ रहती है। इससे ज़्यादा चली जाए या इससे ऊपर चली जाए या इससे कम चली जाए तो वो मैक्सिमम नहीं होता। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी को जब हमने मैक्सिमम बनाना है तो दैट शुड बी मैक्सिमम, और वी कैन से R शुड बी n/2। और जब R शुड बी n/2, लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, प्रोवाइडेड n इज इवन नंबर। n इज इवन नंबर। ऐसा क्यों है? अगर n इवन नंबर नहीं होगा तो मान लिया यहाँ 5 है, तो 5 का तो हाफ होने से रहा, 2.5 तो लेने से रहे। तो कंडीशन ये भी है कि हाफ n/2 रहना चाहिए और वो इवन नंबर ही हो, तभी उसका हाफ लिया जा सकता है। ठीक है, तो हमने प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमम लेने के लिए r को n/2 ले लिया, और जब ये n/2 हो गया तो h की पावर r नहीं है, अब ये n/2 है। ठीक है, और ये भी n/2 रह जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल बोथ आर n/2 रह गई है। हैज़ द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बस ये चीज़ समझने की थी। अब इसको फॉर्मूले में रख देते हैं, यानी P मैक्सिमम, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी कब होगी, जब वो प्रोबेबिलिटी R की जगह n/2 और S की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, n/2, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, NCR, R इज n/2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। पुट कर देते हैं इसको, फैक्टोरियल n/2 है तो n माइनस n/2 फैक्टोरियल इंटू में n/2 फैक्टोरियल और 1/2 की पावर n एज इट इज। ठीक है, अब इसको कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन इन द सेंस n में से n माइनस कर देंगे तो n/2 रह जाएगा यहाँ भी, और यहाँ भी कितना है, n/2। सो दिस बिकम फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n/2 इंटू में फैक्टोरियल n/2 इंटू 1/2 की पावर n, और वी कैन राइट दिस वैल्यू एज फैक्टोरियल n अपॉन n/2 का होल स्क्वायर इंटू में 2 की पावर n, एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम।
यानी कि जब भी हमें कम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमम दिखाना है, देन यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई 2 होल स्क्वायर फैक्टोरियल इनटू में 2 की पावर n। ठीक है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इज एन इम्पोर्टेंट वन। ये तो थी कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम जब भी हो, अगर एग्जाम में पूछा जाए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी n की वैल्यू दे रखी हो, फॉर्मूले में पुट कर दो मैक्सिमम के लिए, डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन कई बार एग्जाम में मैक्सिमम की बजाय मिनिमम भी पूछ लिया जा सकता है। देन यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर फॉर द मिनिमम पोजेसिंग प्रोबेबिलिटी, ये भी इसी से लिंक है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी। मिनिमम प्रोबेबिलिटी यानी कि कॉम्बिनेशन के लिए है, ये भी कॉम्बिनेशन पोजेसिंग मिनिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब एलिमेंट्री अलजेब्रा मैक्सिमम तो कहता है जब r को हम n/2 लेते हैं तब होती है, लेकिन मिनिमम तब होता है जब ये 0 हो जाए या n के बराबर ही हो जाए, क्योंकि n-n जब हम यहाँ लेते हैं तो ये 0 ही हो जाएगा। या तो इसको 0 ले लो या इसको n ले लो, तब ये मैक्सिमम की बजाय मिनिमम प्रोबेबिलिटी को शो करेगा। फ्रॉम एलिमेंट्री अलजेब्रा it is known that NCR is minimum, ये मिनिमम होगा when R is either 0 और n। ठीक है, या तो R 0 की वैल्यू होगी या R के लिए n हो। इसको भी पुट करके देखते हैं इसी फॉर्मूले के अंदर, यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, R की जगह 0 पुट कर दिया, 0 और दूसरा क्या रह गया n। ठीक है ना, R तो 0 पुट हो गया यहाँ हमारा, तो n-0 n ही रह गया इसका। ठीक है, सो दैट बिकम मिनिमम, एंड व्हेन दिस बिकम द मिनिमम देन फैक्टोरियल n, ठीक है, फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r इंटू 1/2 की पावर n, ये वैल्यू थी हमारे पास। अब इसकी जगह 0 पुट करते हैं, फैक्टोरियल n r की जगह आ गया 0 फैक्टोरियल इंटू में n-0 फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर n। और ये तो ख़त्म हो गया, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 0 नहीं होता है, ध्यान रखना, फैक्टोरियल ऑफ 0 इज़ 1, तो 1 हो गया यहाँ पर, और n और n दोनों कैंसल आउट हो गए, तो वैल्यू क्या बची हमारे पास 1/2 की पावर n, एंड दिस पोजेस द मिनिमम प्रोबेबिलिटी। सो दीज आर द टू formulas that you have to be remember for examination and numerical point of view, कि जब हमें मैक्सिमम है तो n/2 के साथ, और जब मिनिमम है तो r या तो 0 या n लेना है, एंड इट गिव्स आउट 1/2 की पावर n। ठीक है, अगर आप इसको, मैंने बताया अभी 0 लेकर पुट किया है, अगर आप इसको n लेकर पुट करेंगे तब भी सेम रिजल्ट आने वाला है, आप पुट कर देख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो आर्टिकल कल हमने डिस्कस किया था उससे आगे की। जैसे मैंने बताया कि अब हम उस पार्ट की तरफ एक्सेसिबल हैं जो इम्पोर्टेंट वन है, यानी कि समझने के लिए भी और एग्ज़ाम के लिए भी, दोनों ही चीज़ें। हमने कल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट को डिस्कस कर रहे थे हम, जिसमें मैंने एक एग्जांपल आपको लिया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। ठीक है ना, 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स थे हमारे पास, उनको हमने, ठीक है, कंपार्टमेंट्स 2 में डिवाइड किया था, 2 इक्वल साइज ऑफ कंपार्टमेंट्स में, और इसके लिए हमने ये टेबल ड्रॉ की थी। इस टेबल को एक बार रिकॉल करते हैं। फर्स्ट टर्म थी हमारी मैक्रो,
मैक्रो मतलब बड़े, मोटे तौर पर बड़ी। इसमें हमने मैटर नहीं करना कि नाम क्या है ABCD, हमने सिर्फ नंबर को काउंट करना है। माइक्रो स्टेट्स, इसमें हमें उसके नेम को काउंट करना है, जैसे A है, B है, C है, D है। फ्रीक्वेंसी, जितनी बार माइक्रो स्टेट्स आ रही हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी। और प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स टोटल कितनी है और अकॉर्डिंग टू मैक्रो स्टेट्स कितने हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैक्रो स्टेट थे, 4 पार्टिकल्स थे A B C और D। पहले में 4, दूसरे में 0, तो ABCD यहाँ आ गए, 0 यहाँ, तो फ्रीक्वेंसी इसकी एक ही है, एक ही बार में ही ये सॉल्व हो गया। ऐसे ही 3 एक में आ सकते हैं, 1 एक में, तो ABCD एक में, फिर A एक में, BCD, ACD, B, ABD एंड C। तो अब यहाँ कितनी स्टेट्स बन गई इसकी? 4। तो इसकी 4 माइक्रो स्टेट्स बनी है। तो दिस माइक्रो स्टेट कोरोस्पॉन्ड्स टू फ्रीक्वेंसी। ये ध्यान में रखना कि माइक्रो स्टेट्स जितनी हैं वही उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, लेकिन मैक्रो स्टेट उसकी हमेशा एक ही होनी है। फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी के लिए एक मैक्रो स्टेट। बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं? ठीक है, अब ये देखो कितने हैं टोटल, 1 4 6 4 1 16 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चलिए अब इस नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 पार्टिकल्स को n नंबर्स के लिए देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्योंकि अब ये जो फॉर्मूला हमने लिखना है ये प्रोबेबिलिटी के लिए बन जाएगा हमारा। इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये। ठीक है, बेसिक चीज़ यहीं से शुरू हो रही है हमारी, जो हमारे एग्ज़ाम में और सिलेबस के अंदर है। सिलेबस का पार्ट वो भी थे लेकिन वो आगे यूज़ कम होने वाले हैं, वो इसी चैप्टर तक रहेंगे, लेकिन ये चीज़ जो हम अभी पढ़ेंगे ये आगे के लिए भी कंटिन्यू रहेंगे। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n पार्टिकल्स है, लेकिन बॉक्स वही है 2 इन 2 बॉक्स ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, बी कंसंट्रेटेड। अब एक चीज ध्यान से देखो, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमने पिछले में एग्जांपल लिया था 4 के लिए, A, B, C और D, 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे। ठीक है, 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, हमने उसको 2 बॉक्सेस के अंदर क्लोज किया, 2 बॉक्सेस के अंदर। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? टोटल माइक्रो स्टेट्स को वेज, टोटल वेज कितने हो गए थे? कितने तरीकों से हमने उसको लिखा था, है याद कुछ? 16 तरीके थे हमारे पास। 16 कैसे थे? ये नंबर ऑफ, ये 1 एक में, 4 एक में, 6 एक में, 4 1 एंड देन 6 4 10 18 14 15 और 1 16 तरीकों से 4 पार्टिकल्स को हमने 2 बॉक्सेस के अंदर रखा है। ठीक है, और जब 16 तरीकों में हमने उसको रखा है तो एक फॉर्मूला हमारे पास जनरलाइज्ड हो गया है, वो ये कि जितने भी नंबर ऑफ बॉक्स हों, लेट अस से k नंबर ऑफ बॉक्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अभी हमने इसको तो 2 में ही करना है, लेकिन फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। k बॉक्स हैं हमारे पास, n पार्टिकल्स हैं, तो वेज कितने हो जाएंगे? कितने तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू k की पावर n। बॉक्स को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? k। यहां पर बॉक्स कितने हैं? 2। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थे? 4। करके देखो, 2 2 2 एंड 2 कितने आ गए? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। इट मीन्स जब भी हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ बॉक्सेस को कोरिलेट करना है
वेज के साथ, तो दैट इज़ द फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 2, तो नंबर ऑफ द वेज इन विच वी कैन पुट द particles, n number of particles, n particles in 2 boxes, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 की पावर n, दैट इज द जनरल फॉर्मूला, 2 boxes n number of particles। ठीक है, चलिए अब n नंबर ऑफ पार्टिकल को 2 बॉक्स में रखना है। तो एक चीज़ और मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था, मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस। मीनिंगफुल का मतलब है मैक्रो स्टेट, और मीनिंगलेस का मतलब है अपने आप में वो अरेंज कैसे करे जाते हैं। ठीक है, ए को आगे रख लो, ए को बीच में रख लो, ए को तीसरे नंबर पर रख लो, ए को चौथे पर रख लो, वो मीनिंगलेस है। तो हमने इसको भी अब इसके साथ लिंक कर देता है। Let us now consider n particles हैं हमारे पास किसी सिस्टम में। ठीक है, and to be arranged, उनको हमने अरेंज करना है among themselves। तो जो फर्स्ट पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई एनी वन ऑफ द पोजीशन, वो 1 पर भी आ सकता है, वो 2 पर भी आ सकता है, वो 3 पर भी आ सकता है, और वो nth पोजीशन पर भी आ सकता है। पहला पार्टिकल हमने लिया, वो पार्टिकल पोजीशन 1 पर भी आ सकता है, पोजीशन 2 पर भी आ सकता है, वो 3 पर भी, और वो लास्ट में भी जा सकता है। दैट इज फर्स्ट पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई n पोजीशंस को वो ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, वर्डिंग्स को ध्यान से सुन लेना है ताकि चीज़ समझ में आ जाए। एक पार्टिकल लिया हमने, उस एक को हम ए नाम दे देते हैं। लेट अस से फर्स्ट पार्टिकल इज नेम्ड एज ए, ताकि 1 और 1 में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। ए पार्टिकल है कोई, ए पार्टिकल 1 पर भी आ सकता है, दूसरी पर भी, तीसरी पर भी, और nth पर भी। यानी कि फर्स्ट पार्टिकल ए ले लिया, वो n पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर सकता है किन्हीं को भी। तो इसका मतलब बी यानी कि सेकंड पार्टिकल जो है कैन ऑक्यूपाई, वो कितनी पोजीशन करेगा। अगर मान लिया ए ने कोई भी एक कर ली है इनमें से, तो एक पोजीशन तो खत्म हो गई, तो सेकंड जो बचा यानी कि बी पार्टिकल कितनी को करेगा, n-1 पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकता है। इसी तरीके से सी यानी कि थर्ड पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई n-2 पोजीशंस। ठीक है, ठीक है, और प्रोसीडिंग इन द सेम वे वी कैन शो द अरेंजमेंट कैन बी देयर। proceeding in same way the arrangement can be there। पहले पार्टिकल ने n पोजीशंस को ऑक्यूपाई करा, दूसरा करेगा n-1 को, तीसरा करेगा n-2 को, और इस तरीके से जो लास्ट होगा वो 3 को, फिर 2 को, और आखिरी वाले के लिए एक ही पोजीशन बच जाएगी सिर्फ। ठीक है, पहले 3 लिख दिए और ये लास्ट के 3 हमने यहां लिख दिए। पोजीशन कितनी ऑक्यूपाई कर सकते हैं वो चीज है ये। द वेज इट कैन बी पुट इनटू द अरेंजमेंट्स। फर्स्ट n को कर सकता है, सारी जगह उसके लिए खाली हैं, लेकिन जब उसने एक जगह को घेर लिया, जैसे सपोज करते हैं एग्जांपल कि आपके क्लास के अंदर 60 बेंचेस हैं,
एक ने एंटर करा, एक स्टूडेंट ने, और वो 60 में किसी भी पोजीशन को ले सकता है, पहली भी ले सकता है वो, दूसरी भी, मिडल में भी, लास्ट में भी, 60 भी ले सकता, कहीं भी ले सकता है। उसने ले ली पोजीशन। अब जो पोजीशन उसने ले ली उस पोजीशन की जगह 59 रह गई। जो दूसरा आएगा वो 59 को लेगा, जो तीसरा आएगा उसके लिए 58 जगह खाली है, और जो लास्ट आएगा उसके लिए एक ही जगह खाली बचेगी। इसीलिए n, n-1, n-2 और लास्ट के लिए सिर्फ 1 बच जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, आई थिंक दैट शुड बी ऑल क्लियर टू यू। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ वेज आ गए हैं। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। जब हमारे पास नंबर ऑफ वेज आ गए हैं तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट को क्या लिखेंगे, फॉर्मूला बना देते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज टू बी अरेंज, वेज टू बी अरेंज, किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम इसको, फैक्टोरियल n तरीके से अरेंज कर सकते हैं। n-n, n-1, n-2, n-3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, npn। ठीक है, फैक्टोरियल n को हम npn लिख सकते हैं। अब कंपार्टमेंट्स हमारे पास 2 हैं। द n पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स, 2 कंपार्टमेंट्स हैं हमारे पास। देन पॉसिबल मैक्रोस्टेट, पॉसिबल मैक्रोस्टेट, मैक्रोस्टेट का मतलब समझते हो, पहले में 4 आ गए, दूसरे में 0, फिर 3 और 1, फिर 2 और 2, फिर 1 और 2, फिर 0 और 4 आ गए, ये मैक्रोस्टेट है। तो n पार्टिकल्स को 2 कंपार्टमेंट में रखने की मैक्रोस्टेट्स क्या हो सकती हैं, पहले में n, दूसरे में 0, फिर n-1, फिर 1, n-2, फिर 2। ठीक है, 4 0, 3 1, 2 2। ठीक है, और इसी तरीके से n-2 r के लिए, और लास्ट के लिए क्या होगा, 1, और इसका उल्टा n-1। ठीक है, और 0 और n, ये पहले 3 लिख दी और ये लास्ट के 3 लिख दिया। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर द मैक्रोस्टेट। कोई भी मैक्रोस्टेट ले लेते हैं हम। मैक्रोस्टेट ले ली हमने r और n-r वाले, यानी एक में r हैं, दूसरे में कितने हैं, n-r। ठीक है, इन विच r इज इन फर्स्ट पार्टिकल, फर्स्ट कंपार्टमेंट, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट में आ गए, और ये कौन से में आ गए, सेकंड कंपार्टमेंट में आ गए। हमने कोई भी एक मैक्रोस्टेट कंसीडर कर ली इसको फॉरवर्ड करने के लिए, जिसमें से r फर्स्ट कंपार्टमेंट में आ गए और n-r दूसरे कंपार्टमेंट में आ गए। ठीक है, अब पहले में जब r आए तो वो r अपने आप में मीनिंगलेस हैं। ए की पोजीशन फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी और फोर्थ भी, ए। ठीक है, जैसे यहाँ हम लिखते थे ABC, CBA, ठीक है, BCA, ये पोजीशन हम लिखते थे। तो ए यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, बीच में ले लेते हैं इसका, यहाँ भी आ रहा है, तो मीनिंगलेस है दिस अरेंजमेंट। तो आर की अपने आप में मीनिंगलेस अरेंजमेंट हो जाएंगी जब वो माइक्रोस्टेट के टर्म्स में लिखा जाएगा। ऐसे ही n-r की जो भी पोजीशंस हैं वो भी मीनिंगलेस हो जाएंगी, क्योंकि वो भी पोजीशंस वाइज लिखी जा रही हैं। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ r among themselves are meaningless। ठीक है, and also n-r among themselves is meaningless। दोनों ही मीनिंगलेस हो गए। जब दोनों ही मीनिंगलेस हो गए तो टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस दिस इज इक्वल टू
फैक्टोरियल आर अपने आप में कितनी बार लिखा जा सकता है, पहली पर भी दूसरी पर भी, आर, आर माइनस वन, आर माइनस टू, आर माइनस थ्री, आर माइनस फोर एंड सो ऑन, ऐसे ही एन माइनस आर फैक्टोरियल। और टोटल अरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अरेंजमेंट लिख चुके हैं हम ये पहले ही, नंबर ऑफ मीनिंगफुल इनटू में नंबर ऑफ मीनिंगलेस, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फैक्टोरियल एन से। नंबर ऑफ मीनिंगफुल हमने निकालना है, मीनिंगफुल चाहिए तो मीनिंगलेस इसके नीचे चला गया। मीनिंगलेस का मतलब क्या है, दिस वन इज मीनिंगलेस। मीनिंगफुल निकाल लिया और नंबर ऑफ मीनिंगलेस हो गई फैक्टोरियल आर एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो मीनिंगफुल अरेंजमेंट आ गए हमारे ये, दीज आर द मीनिंगफुल अरेंजमेंट। और यही मीनिंगफुल अरेंजमेंट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। दिस मीनिंगफुल, मीनिंगफुल अरेंजमेंट कौन सी स्टेट के लिए था ये, मैक्रोस्टेट आर एन माइनस आर मैक्रोस्टेट is called thermodynamic probability। और यही थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट होती है W से, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W से रिप्रेजेंट होगी किस स्टेट के लिए, R n माइनस आर मैक्रोस्टेट के लिए। एंड इट्स वैल्यू इज गिवन बाय, दिस इज द मीनिंगफुल अरेंजमेंट को ही हमने उसका नाम दिया है, तो दैट इज नोन एज फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r इंटू में n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। आप इसको जनरल करके NCR भी लिख सकते हैं। तो दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो आगे यूज होने वाला है। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, ध्यान से समझने के लिए था, इसलिए मैंने स्लो प्रोसेस में इसको करवाया है, ठीक है। अब वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, अभी इसको यहीं ख़त्म करते हैं और कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।